एमजी स्टडी में एक बार फिर आप सभी का जोरदार स्वागत है। दोस्तों, पिछले हमने 2 लेक्चर में समुच्चय के बारे में जान लिया है। समुच्चय क्या है, समुच्चय का इंट्रोडक्शन, समुच्चय की परिभाषा और एक्सरसाइज 1A। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी लेक्चर है यूपी बोर्ड की अरिहंत प्रकाशन की बुक से फॉलो किया जा रहा है, जिसमें हम पहला चैप्टर समुच्चय को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज की वीडियो लेक्चर में समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं समुच्चय के प्रकार कितने हैं, क्या क्या हैं, और समुच्चय के सभी प्रकारों को उदाहरण सहित उनको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज की जो वीडियो होगी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, समुच्चय के कुल 12 प्रकार होते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं समुच्चय के कुल 12 प्रकार होते हैं। पहला समुच्चय है रिक्त समुच्चय, दूसरा समुच्चय है परिमित समुच्चय, दूसरा समुच्चय परिमित समुच्चय, तीसरा है अपरिमित समुच्चय, चौथा है समान समुच्चय, पांचवा है एकल समुच्चय और छठवां है उप समुच्चय। 7वें नंबर पे है उचित उप समुच्चय, 8वें नंबर पे है समुच्चयों का समुच्चय और 9वें नंबर पे है घात समुच्चय, 10वें नंबर पे है समष्टि समुच्चय, 11वें नंबर पे है विसंगत या असंयुक्त समुच्चय और 12वें नंबर पे है पूरक समुच्चय। तो दोस्तों, एक एक करके इन सभी समुच्चयों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, रिक्त समुच्चय अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य नहीं हो, कोई एलिमेंट नहीं हो, यानी वो रिक्त हो। रिक्त समुच्चय को हम लोग नल सेट के नाम से जानते हैं। और दरअसल किताबों में या फिर समुच्चय की क्षेत्रफल में या फिर समुच्चय की दुनिया में रिक्त समुच्चय को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा नल सेट और तीसरा वाइड सेट। मुख्य रूप से 3 नाम से जानते हैं। तो आइए, हमारे पास 2 उदाहरण दिए गए हैं, जो दोनों ही उदाहरण रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय क्या होते हैं? वे समुच्चय जिनमें कोई सदस्य ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला समुच्चय ए एक्स इस प्रकार है कि x = 4, जहां x एक विषम संख्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यदि आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, चाहे सम हो या विषम, यदि संख्या सम है आप उसका वर्ग करते हैं तो वो सम संख्या प्राप्त होती है, और यदि संख्या विषम है आप उसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ कह रहा है कि x इस प्रकार है कि उसका वर्ग करने पर 4 आ रहा है, और यहाँ आगे कंडीशन दे रखा है कि शर्त यह है कि x एक विषम संख्या है। तो आप सपोज करिए x एक विषम संख्या है, उसका वर्ग करेंगे तो क्या सम संख्या आएगा? कभी नहीं। तो इस तरह से ये जो सेट होगा दोस्तों, ये एक नल सेट होगा, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा एग्जांपल है समुच्चय बी दिया गया है, जिसमें कह रहा है x एक रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। x रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से संबंधित है, और x² 2x + 2 = 0, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वास्तविक मान आना चाहिए, यानी कि रियल संख्या होनी चाहिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसका कोई x का मूल नहीं होता है। ये मूल आपके काल्पनिक संख्या में आती हैं। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, वो हम लोग द्विघात समीकरण में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना समझिए दोस्तों कि यदि हम इसका मूल्य निकालेंगे तो ये x का कोई भी रियल नंबर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये भी एक रिक्त समुच्चय है। इतना समझ में आया आप सभी को? कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी जल्दी थम्स अप करके बताइए। तो कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हम लोग इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट, यानी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। किसी भी रिक्त समुच्चय को यदि प्रदर्शित करना है हम उसको ऐसे दर्शाते हैं। अभी भी हमने आपको समझाने के लिए ब्लैंक बॉक्स प्रदर्शित किया था, तो हम इसको मिटाते हैं दोस्तों, क्योंकि रिक्त समुच्चय को अक्सर हम लोग फाई से निरूपित करते हैं। किससे? फाई से। ठीक, अब देखिए दोस्तों, फाई यानी एक रिक्त समुच्चय है। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हमारे पास कंफ्यूजन के लिए मैंने 4 पॉइंट लिख के रखा है। मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, अतः फाई क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। दूसरा नंबर पे देखिए, हमने एक समुच्चय को लिख रखा है। अब हम कहेंगे क्या ये रिक्त समुच्चय है? कहेंगे दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है इस समुच्चय में एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, यानी एक सदस्य है जो कि 0 है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, ये एकल समुच्चय है। इस बात को गांठ बांध लीजिए।
तीसरे नंबर पे हमने एक समुच्चय को लिख रखा है, ये ब्लैंक बॉक्स है, ये रिक्त समुच्चय है दोस्तों। ठीक, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट, एक भी सदस्य नहीं है, अतः यह रिक्त समुच्चय है। चौथा पॉइंट ये है कि हमने एक समुच्चय को लिख रखा है, क्या अब हम इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जबकि आप साफ साफ देख सकते हैं इसमें फाई एक एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अतः रिक्त समुच्चय इसका एक सदस्य है इस समुच्चय का, अतः इसलिए ये एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम बात करेंगे परिमित समुच्चय क्या होता है। उम्मीद है रिक्त समुच्चय आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम परिमित समुच्चय के बारे में बात करेंगे। रिक्त समुच्चय को हमने काफी अच्छे से समझ लिया है। अब बात यह है परिमित समुच्चय, जो कि दूसरे नंबर का समुच्चय है। कुल 12 समुच्चय के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो परिमित समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में फिनिट सेट करते हैं, और ठीक उसके विपरीत है अपरिमित समुच्चय, जिसे हम लोग इनफिनिट सेट करते हैं। ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ परिमित समुच्चय जैसा कि नाम से है, परिमित यानी कि सीमित, यानी कि ऐसा समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या सीमित हो, जिनमें सदस्यों की संख्या ज्ञात हो जा सके कि इस समुच्चय में कितना सदस्य हैं या फिर कितने एलिमेंट हैं, ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक उसके विपरीत अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिनमें सदस्यों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तरह के समुच्चय में जो सदस्यों की संख्या होती है वो असीमित होती है, इनकी संख्या हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए, हमारे पास परिमित समुच्चय के कुल 4 उदाहरण हैं और अपरिमित समुच्चय के कुल 5 उदाहरण आपको समझाने की दृष्टि से मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले समुच्चय ए में कुल 5 सदस्य हैं, 1 2 3 4 5, यानी इनमें सदस्यों की संख्या गिना जा सकता है। वहीं दूसरा समुच्चय बी है जो सम संख्याओं का समुच्चय दिख रहा है, जो 26 तक है, यानी इसमें कुल 13 सदस्यों की संख्या है। ठीक उसी प्रकार सी है जो कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है, एक्स यानी सप्ताह का दिन। यदि इस समुच्चय को हम रोस्टर मेथड में लिखें, टेबल मेथड में, तो इन कुल 7 दिनों का समुच्चय लिखेंगे जिनमें सदस्यों की संख्या सीमित है और वो 7 है। ठीक उसी तरह उदाहरण डी में भी है। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय, जिनमें सदस्यों की संख्या लिमिट नहीं होती, यानी उनकी संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर समुच्चय ए, जो पहला समुच्चय है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये धन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 4, और आगे संख्याओं बढ़ते जाएंगे, कितना है ये हमें ज्ञात नहीं। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है जो सम संख्याओं का समुच्चय है, 2 4 6 8 10 12 14 16, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें हम सदस्यों की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से एक समुच्चय है डी, जो विषम संख्याओं का समुच्चय है और ये भी इनफिनिट है। पांचवा समुच्चय ई है, जो कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि ये एन स्क्वायर के बराबर है, और एक्स क्या है, धन पूर्णांक है, यानी कि एक्स एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और इसी तरह से रखते चले जाएंगे, इसमें लिमिट नहीं है। ठीक उसी तरह से समुच्चय एफ, एक्स इस प्रकार है कि एक्स समतल में समांगी रेखाएं। अब कोई समतल है, जैसे मान लीजिए आपके कमरे का जो फर्श है, उसमें समांगी रेखाओं की संख्या अनलिमिट होती है, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कितनी समांगी रेखाएं हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, अभी हमने 3 समुच्चय को देख लिया है कि रिक्त समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और परिमित समुच्चय। यहाँ तक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला समुच्चय जो कि समान समुच्चय है, इसके बारे में जान लेते हैं। समान समुच्चय, अगला समुच्चय चौथे नंबर का समुच्चय है समान समुच्चय, जिसे हम लोग इंग्लिश में इक्वल सेट भी कहते हैं। दोस्तों, समान समुच्चय का मतलब ही है समान का अर्थ आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक, तो समान समुच्चय वे समुच्चय कहलाते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या समान हो। यदि कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है, यदि ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए में हो, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी को हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। आर्डर भले ही अलग अलग हो। आइए, हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में एक समुच्चय ए ले रखा है और दूसरा बी है। समुच्चय ए में 3 सदस्य हैं, जिनका पहला सदस्य 3 है, दूसरा 5 है और तीसरा 10 है। ठीक उसी प्रकार समुच्चय बी में भी 3 सदस्य हैं, जिनका पहला सदस्य 5, दूसरा 10 और तीसरा 3 है। हालांकि इनकी क्रम जो है अलग अलग है, लेकिन दोनों समुच्चय समान है। क्यों?
क्योंकि जो सदस्य समुच्चय ए में है वही सदस्य समुच्चय बी में है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी को बराबर करते हैं, यानी कि समुच्चय और समुच्चय बी समान है। ठीक, उसको हम लोग थ्योरी मेथड में समझ सकते हैं कि यदि x एलिमेंट a यानी कि x a का एलिमेंट है तो x अगर b का एलिमेंट होना चाहिए, यदि x b का एलिमेंट है तो x को a का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब जाके x a का है तो x b का है तो a और b समान समुच्चय कहे जाएंगे। यदि a और b समान समुच्चय नहीं है तो हम a नॉट इक्वल टू b कहेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक समुच्चय a है जिनमें 6, 10, 15, 30 4 सदस्यों का एक समुच्चय है। वही हमारे पास समुच्चय बी है जिनमें 5, 10, 15 और 30, ये भी 4 सदस्यों का एक समुच्चय है। तो क्या समुच्चय और समुच्चय बी समान समुच्चय होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी का होना चाहिए और समुच्चय बी का प्रत्येक सदस्य समुच्चय ए में होना चाहिए। हम साफ साफ देख सकते हैं इसका जो सदस्य 6 है इस समुच्चय में नहीं है और इसका सदस्य 5 है इस समुच्चय में नहीं है। तो यहाँ हम साफ साफ कह सकते हैं कि समुच्चय ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि समुच्चय ए और बी समान समुच्चय नहीं है। अब हम बात करेंगे एकल समुच्चय के बारे में। एकल समुच्चय क्या होता है? अगला समुच्चय है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसका नाम ही है एकल यानी कि एक, ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या केवल एक हो उसे हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ उदाहरण हम आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला समुच्चय है जिसमें सिर्फ एक सदस्य है, ए है। दूसरा समुच्चय है जिसमें सिर्फ एक रिक्त समुच्चयों का समुच्चय, जिसे हम लोग एकल समुच्चय कहेंगे क्योंकि इसका एलिमेंट रिक्त समुच्चय है। अगला समुच्चय है जिसमें एक 0 एलिमेंट है यानी कि 0 सदस्य है, अतः ये भी एकल समुच्चय है। इसमें सिर्फ ए है, ये भी एकल समुच्चय है। ठीक, अगला समुच्चय है जिसमें सिर्फ एक सदस्य है 3, यानी ये भी एकल समुच्चय है, ये भी एकल समुच्चय है और ये भी एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय अर्थात जिसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ एक हो। ठीक उसी प्रकार एक समुच्चय हमने और लिख रखा है कि x इस प्रकार है कि x उत्तर प्रदेश के 1 अगस्त 1985 को राज्यपाल। अब स्वाभाविक सी बात है इस समय में तो एक ही राज्यपाल रहे होंगे 1 अगस्त 1985 को, अतः उन राज्यपाल का नाम जो भी हो तो उस समुच्चय में सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाएगा, अतः वो भी एक समुच्चय हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे की बढ़ते हैं। अगला समुच्चय है उप समुच्चय। दोस्तों, उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय, ये दोनों उप समुच्चय अक्सर नाम में तो सेम ही है, यूज भी सेम होता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है। तो इन दोनों समुच्चय को हम लोग एक साथ सीखेंगे। तो चलिए इन दोनों समुच्चय को देख लेते हैं कि उचित उप समुच्चय क्या है और उप समुच्चय क्या है। दोस्तों, अगला समुच्चय जो हमारा है वो है उप समुच्चय, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सबसेट कहते हैं। तो उप समुच्चय क्या है आइए जानते हैं। उप समुच्चय यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं, मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी का सदस्य हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, यदि समुच्चय ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं जहाँ ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए के यदि प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में भी उपस्थित हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, और समुच्चय ए उप समुच्चय बी, इसको हम लोग उप समुच्चय का चिन्ह ये होता है, इसे हम लोग उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, और पढ़ते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, ए उप समुच्चय बी पढ़ते हैं। यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि ए उप समुच्चय बी नहीं है, ए उप समुच्चय नहीं है बी। ठीक, कोई समुच्चय ए का अगर एलिमेंट x ए से रिलेटेड है तो वही एलिमेंट x बी से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर वही x एलिमेंट b का है और वही x एलिमेंट a का है तो a b का उप समुच्चय कहलाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है 1, 3, 5 और वहीं हमारा एक दूसरा समुच्चय है b जिनमें 1, 3, 5, 7, 9। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि समुच्चय एक में 3 सदस्य हैं, 1, 3, 5 और समुच्चय बी में भी
5 सदस्य हैं, 1 3 5 7 9, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में शामिल है। अतः हम इसे कह सकते हैं कि समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। ठीक उसी प्रकार यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है तो हम लोग उसे इस तरह से लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं, समुच्चय ए उप समुच्चय नहीं है समुच्चय बी का। यानी यदि 1 3 5 इसमें शामिल ना हो, मान लेते हैं यहाँ 4 हो, 6 हो और 10 हो, तो समुच्चय ए समुच्चय बी में शामिल नहीं है, अतः समुच्चय ए उप समुच्चय नहीं है समुच्चय बी का। ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नोट, समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी में, इसे हम पढ़ते हैं समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है। तो ठीक इसके उल्टा बी को हम ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में है तो समुच्चय ए बी का उप समुच्चय है। ठीक वही समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। एक तरफ जहाँ ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, वहीं दूसरी तरफ समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। और समुच्चय बी अधिसमुच्चय ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, उचित उप समुच्चय जिसे हम लोग प्रॉपर सेट कहते हैं। अब अगला बारी है समुच्चय उचित उप समुच्चय का, जिसे हम लोग प्रॉपर सेट कहते हैं। उचित उप समुच्चय यानी कि प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट किसे कहते हैं, फिर उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं, आगे जान लेते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो, अभी भी हमने उप समुच्चय के बारे में पढ़ा। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है, कहने का मतलब यह है समुच्चय ए के अगर सभी सदस्य समुच्चय बी में हो, ठीक, और समुच्चय ए और समुच्चय बी आपस में बराबर न हो, अर्थात समुच्चय बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में न हो, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उचित उप समुच्चय कहते हैं। पहले वाले समुच्चय में क्या था, 2 समुच्चय थे, एक समुच्चय ए था और समुच्चय बी था। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में होते थे तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक, वही कंडीशन है यहाँ, समुच्चय ए का समुच्चय बी का उप समुच्चय भी है और बी और ए आपस में बराबर भी नहीं है, अर्थात बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा है जो ए में नहीं है, तो समुच्चय बी को ए का उचित उप समुच्चय कहते हैं। और उचित उप समुच्चय को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि समुच्चय बी उचित उप समुच्चय है यानी ए का, अर्थात बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा है जो ए में नहीं है। यानी कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में है किंतु बी का कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ए में नहीं है, इसलिए इस समुच्चय को समुच्चय बी को समुच्चय ए का उचित उप समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी आपके सामने लिखा हुआ है। समुच्चय ए में अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखा गया है AEIOU, और दूसरा समुच्चय बी है जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को लिखा गया है। तो यहाँ 3 कंडीशन बनते हैं। एक तो समुच्चय ए समुच्चय बी में शामिल है, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में है, तो पहला कंडीशन ये है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। ठीक, यानी समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में है तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हुआ। दूसरा कंडीशन ये है कि समुच्चय बी ए का अधिसमुच्चय भी कहा जाएगा। अभी हमने पिछले वाले समुच्चय में हमने पढ़ा था उप समुच्चय में, तो एक तो ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में शामिल है, अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हुआ। वही समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि बी और ए आपस में बराबर अगर नहीं होते हैं, बी में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ए में नहीं है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उचित उप समुच्चय कहते हैं, यानी समुच्चय बी समुच्चय ए का उचित उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम अगले समुच्चय के बारे में बात करेंगे, समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय अर्थात कई सारे समुच्चय हैं और उनको मिलाकर अगर हम समुच्चय बना दें तो समुच्चयों का समुच्चय कहा जाएगा। आइए आगे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। समुच्चयों का समुच्चय यानी कि ऐसा समुच्चय जिनमें कई सारे समुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बना दिया जाए, उसे हम लोग समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। अभी अभी हमने पिछले समय में हमने कुछ समुच्चयों के बारे में जाना है, जिनमें हमने रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, एकल समुच्चय, उप समुच्चय, अधिसमुच्चय, उचित उप समुच्चय को हमने देखा है। इसी की सहायता से हम लोग समझेंगे समुच्चयों का समुच्चय क्या है।
हमारे पास कुछ 5 उदाहरण के रूप में 5 समुच्चय लिखे हैं, जिन पहला समुच्चय है 2 और 3। एक समुच्चय में 2 सदस्य हैं, 2 और 3। इसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या क्या है, सीमित है, इसलिए इसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। दूसरा समुच्चय हमारे पास है 5। ये एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 1 है, अतः यह एकल समुच्चय है। तीसरा समुच्चय ये भी एकल समुच्चय है दोस्तों, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 1 है। चौथा समुच्चय है 1 2 3 4, ये भी समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है। ठीक उसी प्रकार AEIOU ये भी एक समुच्चय है दोस्तों, ये स्वरों का समुच्चय है, तो अतः ये भी परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या सीमित है। ठीक, अब इन सभी समुच्चयों को मिलाकर हम एक समुच्चय बनाएंगे। ऐसे ही समुच्चयों को लिखने का तरीका यही है कि मझले कोष्ठक में लिखना है कॉमा लगाकर। सबसे पहले पहला समुच्चय लिखेंगे 2 3, पहला समुच्चय आ गया, कॉमा लगा दीजिए। दूसरा समुच्चय है, इसको भी लिख लीजिए। तीसरा समुच्चय है, इसको भी लिख लीजिए। चौथा समुच्चय है, इसको भी लिख लीजिए। और पांचवा समुच्चय है, पांचवा समुच्चय भी लिख लीजिए AEIOU। ये रहा दोस्तों समुच्चयों का समुच्चय। यानी इन सभी समुच्चयों को मिलाकर जब हम एक समुच्चय बनाते हैं तो समुच्चयों का समुच्चय कहा जाता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको समुच्चयों का समुच्चय समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं घात समुच्चय, जिसे हम लोग पावर सेट करते हैं। घात समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगला है दोस्तों घात समुच्चय। घात समुच्चय जिसे हम लोग अंग्रेजी में पावर सेट करते हैं। तो घात समुच्चय क्या है और ये कैसे इनका निर्माण होता है और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। घात समुच्चय वे समुच्चय होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय A या B या C, मान लीजिए कोई समुच्चय हमारे पास A है। यदि उनमें सदस्यों की संख्या 8 या 10 है, तो उनमें से उनको सदस्यों के लेकर उनका ग्रुप करके कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं। ठीक, जितना अधिक से अधिक समुच्चय बनाए जा सकते हैं, उन समुच्चयों को मिलाकर अगर हम एक समुच्चय बना दें तो उनको हम घात समुच्चय कहते हैं। और वो घात समुच्चय जिस समुच्चय के सदस्यों को लेकर हम बना रहे हैं उसका घात समुच्चय कहते हैं। आइए उदाहरण के रूप में जब समझते हैं। और घात समुच्चय को PA यानी कि पावर सेट ऑफ A यानी PA से निरूपित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास समुच्चय x इस प्रकार है, x जो कि A का उपसमुच्चय है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय A है। ठीक, इस समुच्चय में 3 सदस्य हैं, पहला है 0, दूसरा 3 और तीसरा है 4। तो एक तो ये समुच्चय है A, और इसका घात समुच्चय हमें बताना है कि घात समुच्चय क्या होगा। तो यदि इसका घात समुच्चय बनाना है हमें, तो सबसे पहले इनके सदस्यों के लेकर जितना समुच्चय हम बना सकते हैं उतना समुच्चय बना लेते हैं। तो सबसे पहले पहला समुच्चय क्या बनेगा, रिक्त समुच्चय हम लोग बनाएंगे, यानी कि हम एक ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें कोई सदस्य ही ना हो। तो पहला हमने एक समुच्चय बनाया जो रिक्त समुच्चय है। दूसरा हम समुच्चय क्या बनाएंगे, इसमें से 0 को ले लेते हैं, 0 को लेकर हमने एक समुच्चय बनाया। तीसरा समुच्चय बनाया हमने 3 को लेकर बना दिया। चौथा जो समुच्चय बना रहे हैं हम सिर्फ 4 को लेकर बना दिया। ठीक उसी प्रकार अब हम 2-2 सदस्यों को लेकर समुच्चय बनाएंगे। तो 0 3 लेकर हमने एक समुच्चय बनाया, फिर 0 4 को लेकर हमने एक समुच्चय बनाया, फिर 3 और 4 को लेकर बनाया। अब तो कोई सदस्य है नहीं जिसको लेकर बनाएंगे, अब हम तीनों को एक साथ लेकर एक समुच्चय बना देते हैं। ठीक, यानी इसके सदस्यों को लेकर हमने जितना समुच्चय बनाया संभव था उतना हमने समुच्चय बनाया। अब इन सभी समुच्चयों को मिलाकर हम एक समुच्चय बना दें। इन सभी समुच्चयों को मिलाकर यदि हम एक समुच्चय बना दें तो हम इस समुच्चय को समुच्चय A का घात समुच्चय कहते हैं। और इसी समुच्चय को हम लोग PA से निरूपित करते हैं, यानी कि घात समुच्चय ऑफ A, यानी कि ये जो है ये PA है, यानी A का घात समुच्चय है। ये जो समुच्चय है समुच्चय A का घात समुच्चय है। ठीक, अब अगला है समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट, कोई एक समुच्चय ऐसा है, मान लीजिए हमने एक समुच्चय लिख कर रखा है 1 2 3 4 5, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये अपरिमित समुच्चय है जिनमें सदस्यों की संख्या सीमित नहीं है। और अब हमारे पास 3 समुच्चय हैं जिसमें 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्याओं का समुच्चय है।
दूसरा है सम संख्याओं का समुच्चय है, और तीसरा है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यदि आप ध्यान से देखें तो ये तीनों समुच्चय कहीं ना कहीं इस समुच्चय में शामिल है। यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिनमें कई समुच्चयों का उपसमुच्चय शामिल हो वो समष्टि समुच्चय कहलाता है। 1, 3, 5, 7 इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार सम संख्याओं का समुच्चय जो है इसमें मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2, 3, 5, 7 भी इसमें मिल जाएगा। तो हम कहेंगे ये समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो समष्टि समुच्चय है, और समष्टि समुच्चय को हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं, जिसे यूनिवर्सल सेट करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला समुच्चय जो है हमारा विसंगत या असंयुक्त समुच्चय। विसंगत या असंयुक्त यानी डिसजॉइंट सेट। तो दोस्तों असंयुक्त मतलब एक ऐसा समुच्चय या दो ऐसे समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या समान ना हो, यानी मिलते जुलते ना हो। पहले हमने पढ़ा था समान समुच्चय, जिसमें दो समुच्चय ऐसे थे जिनमें सदस्यों की संख्या मिलते थे, भले ही क्रम उनकी भिन्न भिन्न थी, जिसे हम लोग समान समुच्चय कहते थे। लेकिन ये असमान समुच्चय या विसंगत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय में ऐसा है जिनमें सदस्यों की संख्या सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी।